हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप अच्छे हैं सभी। आज की जो हमारी क्लास है वो है फिजिक्स की, और टॉपिक नेम है आज का बल एवं गति के नियम, मतलब न्यूटन के नियम। तो हम पढ़ा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही टॉपिक आएंगे। और आज की जो क्लास है वो हमारी फिजिक्स की टॉपिक है बल एवं गति के नियम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने मात्रक एवं इकाई को एक्सप्लेन किया था। और आज की जो हमारी क्लास है वो है बल एवं गति के नियम। तो आप ये बताओ, बल क्या होता है। बल वह भारी कारक, मतलब वह भारी पुश या पुल, मतलब क्या होता है, भारी कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को या वस्तु की दिशा को या वस्तु के आकार को क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसे कि हमने किसी पर बल लगाया, ठीक है, जैसे किसी बॉल पर हमने बल लगाया तो बॉल क्या हो जाती है, बॉल का आकार परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कि हमने कोई एक बक्सा रखा है और उसमें हमने बल लगाया तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार उसकी वस्तु की स्थिति भी चेंज हो जाएगी। तो बल में भारी भारी परिवर्तन होता है जो कि किसी वस्तु की स्थिति या दिशा या आकार में क्या करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो अभी हमने पिछली वाली क्लास में क्या बताया था कि बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेटर, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था कि विमेय सूत्र, तो हमने आपको बताया था बल का विमेय सूत्र कितना होता है, एम एल टी माइनस के टू। अच्छा, जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन होता है। और इसको हम जरा चेंज करेंगे, मास को द्रव्यमान में और त्वरण को मीटर पर सेकंड में, तो कैसे निकल के आता है विमेय सूत्र, किलोग्राम को मास में लिखते हैं, ठीक है, और एम, एम क्या है, मीटर, मीटर को एल लिखते हैं। एस क्या होता है, एस होता है टी, बट्टे में तो क्या आ जाएगा, टी माइनस के टू। तो यही होता है इसका विमेय सूत्र, एम एल टी माइनस टू, ये होता है इसका विमेय। क्या है कि बल क्या होता है, बल एक बाहरी दबाव होता है जो कि वस्तु की स्थिति या आकार या फिर उसकी दिशा को परिवर्तन कर देता है, उसको बल कहते हैं। बल किस प्रकार की राशि है, बल सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि किसी भी वस्तु पर या किसी भी, मतलब किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसके परिमाण के साथ साथ दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। जहां दिशा की बात होती है वहां सदिश राशि होती है, जहां दिशा की बात नहीं होगी, मतलब दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे अदिश राशि कहेंगे। तो सदिश राशि क्यों है, क्योंकि बल के साथ क्या हो रहा है, परिणाम तो बदल ही रहा है लेकिन दिशा भी उसकी चेंज हो रही है, तो इसलिए ये सदिश राशि है। जड़त्व, जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व का मतलब होता है ये किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्या होता है जड़त्व, किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण होता है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था, मतलब जो रेस्ट मोशन है, ठीक है, रेस्ट, वो या गति की अवस्था में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तु का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जड़त्व का मतलब क्या था, जड़त्व का मतलब है कि जिसके कारण वे अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में क्या कर दे, वो परिवर्तन का विरोध कर दे। मतलब कहने का यह है कि अपनी स्थिति में बदलाव का क्या करे, विरोध करे। यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहना चाहती है, यदि चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। इस दैनिक जीवन के इन आसान उदाहरणों से हम क्या समझ रहे हैं, विराम का जड़त्व समझ रहे हैं, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
ये तब होता है जब रुकी हुई वस्तु रुकी रहना चाहती है। मतलब जब बस अचानक चलना शुरू करती है तो रुकी बस अचानक चलने पर क्या होते हैं, यात्री पीछे की ओर क्या होते हैं, पीछे की ओर होते हैं। आपके पैर बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा अपनी जगह रुकना चाहता है। इसी प्रकार पेड़ का भी उदाहरण है कि पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। टहनी तो गति में आ जाती है लेकिन फल जड़त्व के कारण अपनी जगह स्थिर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है जो मैंने आपको बताया है कि विराम का मतलब ये है कि जड़त्व, रुकी हुई बस अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, ये क्या है, जड़त्व का उदाहरण है। गति का जड़त्व मतलब चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना क्या होता है, जड़त्व ही तो कहलाता है। दिशा का जड़त्व मतलब कार के तेजी से मुड़ने पर शरीर का बाहर की ओर झुकना, ये क्या कहलाता है, जड़त्व ही तो कहलाता है। ये सभी उदाहरण है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, न्यूटन के नियम, किसके नियम, मोशन के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 में इन नियमों को प्रतिस्थापित किया था। कब किया था, 1687 में। 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसको एक्सप्लेन किया था, प्रतिपादित किया था। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है मतलब रुकी हुई है तो वह विराम में ही रहेगी, और गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। समझ गए। न्यूटन का कह रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, और यदि वो गति अवस्था में तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल या फोर्स ना लगाया जाए। तो परीक्षा का मुख्य बिंदु क्या है, इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और उदाहरण है कि जैसे डंडे से कमल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, पेड़ को हिलाने पर फलों का टूटकर नीचे गिरना, ये क्या है, न्यूटन का नियम ही तो इस पे लॉ हो रहा है। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब क्या कहना चाहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जैसी चीजें हैं वैसी ही रहना चाहती हैं, वे खुद से अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती। मतलब जैसे रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चलती है तो चलती रहना चाहती है जब तक कि कोई उस पर भारी बल या भारी धक्का ना दिया जाए या उसे ना रोका जाए। तो कहने का मतलब है जैसे कि टेबल पर रखी एक भारी किताब को दिखाएं, ठीक है, और उनसे कहें कि देखो ये किताब यहाँ रखी है, ये कल भी यहीं रहेगी और अगले साल भी यहीं रहेगी जब तक कि कोई इससे हाथ उठाकर हटाए नहीं। तो यही कहलाता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया। अगला है न्यूटन का सेकंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बताता है उसकी डेफिनेशन सेकंड लॉ की। मतलब क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए भारी बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, मतलब ये बल है और उसकी परिवर्तन की दर, उसकी परिवर्तन की दर, किसकी परिवर्तन की दर, उसके वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की दर उसके भारी बल, उस पर लगाए गए बल के क्या होगी, समानुपाती होगी। इसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और संवेग क्या होता है, संवेग P होता है। ठीक है, मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब P क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग, B, वेग को क्या कहते हैं, उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मतलब P बराबर क्या होता है, m इंटू बी, उसका द्रव्यमान और उसका वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, द्वितीय नियम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास और उसके वेग मतलब
वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर सेकंड, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि केजी होता है मास और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी को हमने चेंज करके क्या लिख दिया है, इसी को हमने चेंज करके लिख दिया है, एफ समानुपाती होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। मतलब यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत हो तो उस पर वस्तु का जो तो उसका सूत्र जो है क्या बनता है, एफ बराबर एम ए बनता है। क्या बनता है, एफ बराबर एम ए बनता है। ठीक है, आप एक बात और समझ लीजिए, किसी वस्तु का संवेग मतलब पी जितनी तेजी से बदलेंगे आपको उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब जितना उसका हमें जितना जल्दी उसका संवेग बदला जाएगा उतना ही हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा पी इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा पी इसका मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, उसके परिवर्तन किस में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन करेंगे तो हमें उतना ही बल लगाना पड़ेगा। ये होता है समानुपाती का मतलब। ठीक है, और संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वजन इंटू स्पीड। और डेल्टा टी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समय का अंतराल, मतलब बदलाव होने में कितना समय लगा। तो यही तो है, किसी वस्तु के संवेग मतलब डेल्टा पी में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इसी को ही हम F बराबर एम ए कहते हैं। इस नियम से बल का व्यंजन क्या निकल के आता है, F बराबर एम ए निकल के आता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कि F बराबर एम ए आया कैसे। तो आप ये जानते होंगे मोमेंटम, मोमेंटम होता है संवेग। और मोमेंटम मतलब संवेग का जो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू चाल। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू चाल। ये क्या होता है, पी होता है। पी का मतलब हो गया मोमेंटम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो संवेग है उसका क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, पी बराबर एम इंटू बी। और इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब F बराबर एम ए कैसे आया मैं उसको बता रहा हूं कि कैसे आया। P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू चाल, मतलब M इंटू बी होता है। आप एग्री करते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा P मतलब होता है P2 माइनस P1। इसका मतलब हो गया कि जो एम बी है वो क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है पी टू माइनस पी वन। मतलब पी की वैल्यू होती है एम इंटू बी, तो एम वन बी वन माइनस एम टू बी टू। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या आ गया, डेल्टा पी आ गया हमारा निकल के, डेल्टा पी आ गया, एम कॉमन है, बी वन माइनस बी टू। ठीक है, बी वन माइनस बी टू। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती हो जाएगा किसके, एफ समानुपाती हो जाएगा बी वन माइनस बी टू। मतलब एम बी तो है एम बी वन माइनस बी टू अपॉन में क्या है डेल्टा टी, क्या है डेल्टा टी। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बी वन माइनस बी टू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी वन माइनस बी टू अपॉन टी को हम लिख सकते हैं ए। एफ हो जाएगा समानुपाती एम इंटू ए। और जब हम इसको उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, बी माइनस बी टू अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं त्वरण। ठीक है, और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर के इंटू एम इंटू ए। ठीक है, इस पर जगह नहीं इसलिए मुझे थोड़ा इस तरीके से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, यहाँ बल लग रहा है 1 न्यूटन का और द्रव्यमान है 1 किलो का और त्वरण लग रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 से 1 कटता 1 आता है। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू ए। यही हमारा सेकंड नियम का क्या है, फॉर्मूला है।
तो आप ये बताइए हमने ए क्यों लिखा? ए इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो नियतांक होता है वो के आता है। पहली बात तो सिग्मा मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ठीक है, के का मैटर तो समझ गए, लेकिन ए कैसे आया? ए इस प्रकार से आया कि कि जैसे कि आप मान लो t1 समय में उसकी जो शुरुआत की चाल थी वो कितनी थी? v1 थी। और t2 समय पर उसकी जो चाल हो गई वो v2 हो गई। कितनी हो गई? v2 हो गई। दूसरे समय में v2 हो गई, पहले समय में v1 थी। अब हम उस पूरी गणितीय रूप से देखें तो किस प्रकार से होगा? मतलब शुरुआती समय t1 है और अंतिम समय t2 है, उनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। तभी तो डेल्टा t को t2 माइनस t1 लिखते हैं। ठीक है, इसके समय को अंतर को। अच्छा, क्योंकि समय के बदलाव से ही तो उसकी चाल बदल रही है। अब आप ये देखो स्पीड कितना अंतर है? स्पीड में अंतर है v2 माइनस v1। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं? डेल्टा t सेकंड में जो स्पीड बदलती है वो 1 सेकंड में स्पीड बदलती है। ठीक है, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t 1 सेकंड में होने वाले स्पीड के बदलाव को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण क्यों कहते हैं? त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण कहते हैं 1 सेकंड में होने वाले स्पीड के परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसलिए हमने v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t को लिखा a। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मैं इसको एक्सप्लेन एक बार फिर कर देता हूँ क्योंकि जगह सही तरीके से नहीं लिख पाई है इस पर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं द्वितीय नियम से, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस भारी बल पर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं? M इंटू बी। और डेल्टा मतलब परिवर्तन है, तो M टू v2 माइनस, या m को कॉमन रहने दो क्योंकि द्रव्यमान तो समान है ना, m कॉमन है तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। मतलब मैं आपको ये कह रहा था कि 1 सेकंड में होने वाली परिवर्तन की स्पीड या परिवर्तन की चाल को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में जो स्पीड बदली जा रही है उसको ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी की जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जगह हमने लिख दिया m इंटू ए। और हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर k इंटू एम इंटू ए। यदि किसी वस्तु का वजन 1 किलो है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उस पर क्या लग रहा है? ठीक है, त्वरण लग रहा है, और बल भी 1 न्यूटन का हो, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो k की वैल्यू 1 है, तो F बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू ए। इस प्रकार से ये निकल के आ गया है फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नियम देख लो, जैसे कि उसके उदाहरण है सेकंड नियम के, कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचना, ठीक है, ताकि समय बढ़े और बल का प्रभाव कम हो। और कराटे खिलाड़ी द्वारा एक ही झटके में बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। ठीक है, तो यही है कि किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन पर उस पर बाहर से लगाया गया बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इसी के आधार पर क्या निकलता है? F बराबर ma निकल के आता है। तृतीय नियम समझ लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या कह रहा है तीसरा नियम? मतलब प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तु होती हैं जो कि एक ही समय पर लगती हैं। इसका मतलब है कि बल कभी अकेला नहीं होता है, भी हमेशा पेयर के संग आता है। ठीक है, एक बल इस तरफ लग रहा होगा तो उसका परिवर्तन भी हो रहा होगा, मतलब दोनों का प्रतिक्रिया हो रहा होगा। और ये प्रतिक्रिया का नियम ही क्या कहलाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ
कहलाता है। मतलब इसको आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जब रॉकेट जलता है, ठीक है, तो उसके पीछे से गर्म गैस बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलती है। इसके बदले में वे क्या होता है, वे गैस रॉकेट को क्या करता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है। ढकेलता है नहीं ढकेलता है, तो ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया ही तो हो रहा है। इस इमेज में भी यही लिखा है कि रॉकेट का उड़ना ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर भी काम करता है। कौन सा नियम, न्यूटन का थर्ड नियम। जैसे कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, तो क्या है, गोली आगे जा रही है और पीछे भी झटका लग रहा है, तो क्या है, क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है, बंदूक से गोली आगे की तरफ निकल रही है, लेकिन बंदूक चलाने वाले हाथ पर पीछे की ओर एक क्या लग रहा है, झटका लग रहा है। इसी प्रकार कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिर जाना, ठीक है, पीछे की तरफ गिर जाना, तो ये है एक तरीके से कि क्रिया का प्रतिक्रिया होना, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कुएं से पानी खींचते समय यदि अचानक रस्सी टूट जाए तो बाल्टी नीचे चली जाती है और व्यक्ति बल के विपरीत पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब यहाँ देखो, नाव से किनारे पर कूदने, व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो उसके पैर नाव को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, मतलब क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, और नाव की व्यक्ति की आगे की तरफ धक्का देती है। नाव क्या करती है, व्यक्ति को आगे की तरफ धक्का देती है, तो मतलब क्या हो रहा है, उसका प्रतिक्रिया हो रहा है, जिससे वह किनारे पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो ये है एक तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आप समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा भी यहाँ हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। रॉकेट का उड़ना जो कि एक संवेग संरक्षण या मतलब कंजर्वेशन नियम पर चलता है। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, है ना। कुएं के पानी की रस्सी टूट जाना तो पीछे की ओर व्यक्ति व्यक्ति जो है गिर जाता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे का तरफ हटना। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम ही है, संवेग संरक्षण का नियम। अब इसको समझते हैं, संवेग संरक्षण वस्तु पर कोई भारी बल न काम कर रहा हो तो उस पर कुल संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, संवेग संरक्षण का नियम मतलब यही है कि ब्रह्मांड में जो मोमेंटम है उसको ना तो पैदा किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। तो यही तो बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु या सिस्टम पर कोई भारी बल ना काम कर रहा हो तो उस कुल संवेग हमेशा क्या होता है, नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जिसको हम ना पैदा कर सकते ना ही हम उसको नष्ट कर सकते, तो इसे बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन नियम, मतलब मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण का नियम। संवेग क्या है, संवेग किसी वस्तु मतलब संवेग को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं बंदूक और गोली का न्यूमेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले एक बात और समझ लो, कुछ कंडीशन होती हैं इस नियम की। ये नियम तभी काम करता है जब कोई भारी या बाहर से कोई दूसरा बल ना लग रहा हो। ठीक है, कोई भारी बल ना लग रहा हो, ये तभी काम करता है। तो ये क्या है, एक इसका एक कंडीशन है, क्या है ये, उसका नियम है कि संवेग संरक्षण का नियम तभी काम करता है जब उस पर कोई भारी बल काम ना कर रहा हो। यदि किसी निकाय पर कोई भारी बल काम कर नहीं रहा है तो उसका कुल संवेग हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, एक समान रहता है। यानी टक्कर या घटना से पहले का कुल संवेग और घटना के बाद का कुल संवेग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब समझ लीजिए, मतलब ये है सामान्य फॉर्मूला। संवेग, संवेग क्या होता है, मोमेंटम। मैंने बताया था P बराबर m इंटू वी होता है, तो m1 v1 m2 v2, मतलब
क्या कहना चाह रहा है, जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं, जैसे दो गेंद हो गई या दो गाड़ी हो गई आपस में टकराती हैं, तो ये फॉर्मूला उसमें काम आता है। मतलब m1 u1 m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है। v1 और v2 क्या है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब टक्कर से पहले का जो कुल संवेग है वो कितना है, उसका है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है टक्कर से पहले का कुल संवेग, मतलब टोटल वेग दोनों वस्तुओं का, मतलब पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, m1 v1 m2 v2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना हो गया, m1 u1 m2 u2। और टक्कर के बाद क्या हो गया, m1 v1 m2 v2। मतलब आई होप आपको नहीं समझ में आ पा रहा होगा। संवेग क्या होता है, दो वस्तुओं में, ठीक है, जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उसके परिवर्तन ये होता है। देखो P बराबर क्या होता है, m×v। m1 v1 होता है प्रारंभिक वेग संवेग और अंतिम संवेग। मतलब क्या है, दो वस्तुएं हैं, इसका संवेग क्या होगा, मतलब टक्कर से पहले कुल संवेग कितना होगा, m1 u1 m2 u2, पहली वस्तु दूसरी वस्तु का संवेग। और टक्कर के बाद क्या होगा, m2 v2 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसमें वेग आ जाएगा और इसमें प्रारंभिक वेग आ जाएगा और इसमें अंतिम वेग आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। m1 m2 क्या है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। u1 u2 क्या है, टकराने से पहले दोनों की स्पीड मतलब प्रारंभिक वेग। और v1 v2 क्या है, टकराने के बाद दोनों की अंतिम वेग या अंतिम स्पीड। ठीक है, तो ये है इसका सामान्य फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग और ये है दोनों वस्तुओं का अंतिम संवेग। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो ये फॉर्मूला आता है। बंदूक और गोली का न्यूमेरिकल सूत्र क्या है, m×v मतलब संवेग। ठीक है, m क्या, बंदूक का द्रव्यमान, कैपिटल M क्या, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का पीछे की ओर हटने का वेग बराबर होता है गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग। मतलब m×v मतलब बंदूक के लिए द्रव्यमान इंटू वेग बराबर है माइनस का गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का पीछे की ओर वेग और गोली का आगे की ओर वेग और गोली का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और गोली वाले ही आते हैं इमेज में, m×v इज इक्वल टू माइनस m×v। इस फॉर्मूले को आप याद रख लोगे। ठीक है, यहाँ जो साइन है वो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस साइन हो रहा है, क्योंकि बंदूक पीछे की ओर हटने की दिशा को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। गोली आगे बढ़ने की दिशा में है और बंदूक पीछे हटने की दिशा में है, तो बिल्कुल विपरीत हो रही है। तो गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी, इसलिए साइन जो है माइनस का लग रहा है। ठीक है, तो सोचिए एक भारी बंदूक है ना, जो कि m द्रव्यमान की है और उसमें छोटी, जैसे ही गोली बहुत तेज स्पीड से जाती है तो आगे की ओर निकलती है, बहुत सारा आगे की तरफ क्या होता है, संवेग होता है। तो कुल संवेग जीरो हो जाएगा, जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए बंदूक को भारी होने के बावजूद थोड़ी सी स्पीड से पीछे की तरफ झटका खाना पड़ता है, ताकि आगे और पीछे का संवेग एक दूसरे को टकराकर फिर से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, समझिए आप पा रहे हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हल करके देखना चाहेंगे तो बता सकते हैं।
ठीक है, तो बस आपको दोनों वस्तुओं का वेग, संवेग और अंतिम दोनों वस्तुओं का संवेग, ये फॉर्मूला होता है। और जब गोली की बात, आप इसको याद रख कर लेना, न्यूटन का सेकंड लॉ याद कर लेना, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या, पहले इसको बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए काम करता है, मतलब कोई अधिक बल है और वह अधिक बल बहुत कम समय के लिए काम करता है, तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय का अंतराल, मतलब थोड़ी समय के लिए आया हो, समय का अंतर इंटू बल क्या होगा, आवेग होगा। मतलब आवेग क्या होगा, आवेग होगा संवेग में परिवर्तन। मतलब इसका जो यूनिट होगा या इकाई होगा वो क्या होगा, न्यूटन मतलब बल, समय का अंतराल मतलब सेकंड, या फिर क्या होगा, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किलोग्राम, ए को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड स्क्वायर, और ऊपर भी टी है मतलब सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर से एक सेकंड कट जाएगा तो क्या बचेगा, पर सेकंड बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए बराबर एम ए होता है, एम ए का केजी मतलब केजी, और ए का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक सेकंड है ही है तो एक सेकंड कट जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी इंटू एम बट्टे सेकंड, या तो ये हो जाएगा मात्रक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आवेग क्या होता है, आवेग वो होता है जिस पर कोई बड़ा बल किसी बहुत कम समय के लिए लग रहा हो, या बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसको आवेग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट वन करते हैं। और कहाँ तक है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है टोटल, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन 30 क्वेश्चन है, स्लाइड हमारी 30 है क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 2 किलोग्राम की पिस्तौल से दागी जाती है, तो पिस्तौल का पीछे हटने का वेग क्या है। अभी हमने देखा था m इंटू बी बराबर होता है माइनस एम इंटू वी। अब हमें क्या क्या दे रखा है, पहली बात तो हमसे पूछ रहा है कि पिस्तौल का पीछे हटने का वेग, मतलब कैपिटल वी की वैल्यू पूछ रहा है। एम कितना दे रखा है, 2 kg। गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम है, इसको हम केजी में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, 20 का भाग 1000 से दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। तो 0.2 इंटू बी कितना है, बी है 150 मीटर पर सेकंड, 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा, या माइनस का है तो माइनस रहेगा, तो 15 दूनी 30 मतलब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, माइनस के 15 मीटर पर सेकंड, माइनस के 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 2b इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा 0.2, और यहाँ कितना है 150 मीटर पर सेकंड, पॉइंट हटाएंगे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो, 15 दूनी 30। अरे यहाँ गड़बड़ी कर दी हमने, होगा कैसे, 20 ग्राम था, कितना है 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम, उसको हमें किलोग्राम में बदलना है, 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.02 होगा, क्योंकि दो जीरो है, ये गड़बड़ी हो गई। ठीक है, अब करेंगे हम 0.02, इसको सही कर लो।
ठीक है। एम इंटू भी मतलब एम कितना है, माइनस के 0.02 इंटू बेग कितना है 150 मीटर पर सेकंड। 15 दूनी 30 और 2 जीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। 2 जीरो हटाया, एक जीरो से एक जीरो, 15 दूनी 30 और 30 में एक जीरो आएगा, एक जीरो मतलब 3 आ जाएगा। अच्छा जी, तो माइनस के 3/2 का मतलब हो गया माइनस के 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही गड़बड़ी हो गई थी, तो ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन है हमारा माइनस के 1.5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक निश्चित बल 2 सेकंड के लिए काम करता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड करता है। लगाए गए बल की गणना कीजिए। मतलब एफ पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, कितना है फोर्स ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कह रखा है कि जो द्रव्यमान है मतलब एम की वैल्यू दे रखी है 5 kg, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, वेग दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड और वेग बढ़ाकर कितना कर दिया 7 मीटर पर सेकंड कर दिया है। पूछ रहा है कि बल बताओ कितना होगा। तो आप जानते हैं कि बल कैसे ज्ञात होगा। बल होता है F बराबर m इंटू ए। एफ बराबर क्या हो जाएगा, m को तो m लिखा रहने दो क्योंकि m की जरूरत है। ए को हमने क्या लिखा था, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ए इक्वल टू यही तो होता है v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। मतलब 1 सेकंड में हुए परिवर्तन, मतलब वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, मतलब ए कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेट, एक्सीलरेट। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में हुए वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो हमने लिख दिया v2 माइनस वी वन अपॉन डेल्टा टी को ए। ठीक है, ए की जगह हमने लिख दिया v2 माइनस वी वन। तो v2 दे रखा है हमें कितना, v1 दे रखा है 3 और v2 दे रखा है 7। तो कर लेंगे आप। एफ एफ पूछा जा रहा है, एम कितना 5 kg, कितना है 5 kg दे रखा है। ठीक है, एम कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है। v2 माइनस v1 मतलब 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 सेकंड। कितना लग रहा है समय, 2 सेकंड। तो 2 से कर लेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा एफ बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू करती है। यदि उस पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाए तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ कितनी होगी। हमें क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है 2 kg। जब रुकी हुई अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यदि उस पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकंड के लिए लगाया जाए तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बतानी है कितनी है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। कितना होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि दूरी, क्या पूछा जा रहा है हमसे, दूरी पूछा जा रहा है। अच्छा, दूरी के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप याद कर लोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए तो दे नहीं रखा है ना। हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले से ए को फाइंड आउट करेंगे। एस कितना दे रखा है 10, एम कितना दे रखा है 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। मतलब जो त्वरण है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हम ए की वैल्यू किस पे रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे हम इसमें। तो क्या आ जाएगा, दूरी एस बराबर आ जाएगा, यू क्या है, यू है उसकी प्रारंभिक वेग, जबकि प्रारंभिक वेग क्या है रुका हुआ है, तो 0 हो जाएगा।
यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वी क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआत में वस्तु रुकी हुई है, तो 0 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, टी। टी देखो 4 सेकंड, टी की वैल्यू कितनी है 4, प्लस हाफ, ए कितना हमने निकाला 5, टी कितना 4, 4 का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे 8 बार, ठीक है। एस मतलब दूरी निकल के आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, 5 फुट 40। जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 40 मीटर। तो इसको भी हम आने वाली क्लास में इसको डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। लेकिन अभी हमारी स्लाइड में नहीं है, और दूसरा टॉपिक आएगा जिसमें हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक 0.5 kg मतलब एम मास दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड ए दे रखा है, दीवार से टकराती है, उसी गति से वापस लौट आती है, तो गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ संवेग क्या होता है। मैंने अभी बताया था संवेग होता है एम इंटू वी, मास और वेलोसिटी। तो मास कितना है, मास दे रखा है 0.5, वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेट कितना दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, जीरो से जीरो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा संवेग। संवेग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका मात्रक होता है संवेग का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परिवर्तन, तो डेल्टा पी पूछा है। डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस P1, है ना। तो P2 कितना है, अब आप ये देखो कि पहले तो दीवार से टकराती है, ठीक है, मतलब 0.5 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की गति से दीवार से टकराती है और उसी गति से वापस आ जाती है, उसी गति से क्या होती है, वापस आ जाती है। तो कितना संवेग है, संवेग कितना है, 5 है ये, ठीक है, 50 नहीं है, अब 50 मत समझना इसको, 5 है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। पहले तो जा रही है 5, 5 की स्पीड से, फिर आ रही है 5 की स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि हमने माइनस पाँच करके 10 कर दिया, क्यों कर दिया, माइनस कैसे आ गया, मतलब इसकी दिशा पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल गई, मतलब उल्टी हो गई इसकी दिशा। दिशा कैसे हुई, उल्टी हो गई, मतलब दीवार से ऐसे टकराई लेकिन वह वापस हो गई, तो क्या आ जाएगा, -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई आपको, नहीं आई बात। मेरा कहने का मतलब है यदि आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं, आप ये बताओ, एक मिनट इसको हटा दूं। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है M इंटू वी, P1 कैसे निकलेगा, M1 इंटू V1, M तो बराबर है कितना 0.5, कितना 0.5, कितना 0.5, लेकिन जब जा रही है ना शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5 kg मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना P1, हो जाएगा, तो ये तो प्लस में है। अब आप ये देखो P2 कैसे निकलेगा, मतलब दूसरा संवेग जब टकराई तब तक तो प्लस में था, लेकिन टकराने के बाद वो वापस आई है, M2 V2 कितना हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, तो देखो निकाल लो, अंतिम संवेग M2 भी इक्वल है भाई, उसका वजन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, 0.5
इंटू V2 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10, तो हो जाएगा -5 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब परिवर्तन पूछ रहा है तो डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है P2 माइनस P1। P2 कितना है, -5, P1 कितना है, -5, तो हो जाएगा -10 kg मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया संवेग। कौन सा संवेग, परिवर्तन, मोमेंटम मतलब चेंजिंग मोमेंटम मतलब परिवर्तन संवेग। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित बल द्रव्यमान m1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, अच्छा, m1 द्रव्यमान का कोई एक निकाय या कोई एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण और m2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण देता है। यदि दोनों के द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाए तो वही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, वही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप क्या जानते हैं, या हम जानते हैं F बराबर m इंटू ए होता है नहीं होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए हो जाएगा, तो m1 निकाल लो और m2, क्योंकि m1 और m2 दोनों को बांध रहा है, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो m1 निकाल लो, m1 कितना आएगा, m1 आएगा आपका, बल कितना है, बल तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो F ए कितना है, पहले वाले में 10, ठीक है, इसी प्रकार m2 F अपॉन 20, क्योंकि F तो दोनों में सेम है, बल तो बराबर लग रहा है, मतलब पहले द्रव्यमान m1 के लिए m1 बराबर F अपॉन 10 आ जाएगा और दूसरे द्रव्यमान के लिए m2 इक्वल टू F अपॉन 20 आ जाएगा। दोनों को एक साथ बांध दिया, मतलब m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा F अपॉन 10 प्लस F अपॉन 20, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, हो जाएगा ना, ओके। अब m1 प्लस m2 को लिख दिया हमने कैपिटल M, तो ये हो जाएगा आपका 20, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 और एक 3F, कितना हो जाएगा 30F हो जाएगा, सॉरी 3F हो जाएगा, तो 3F अपॉन 20 ये क्या गया, टोटल द्रव्यमान आ गया, मतलब नया त्वरण कितना आ जाएगा, नया त्वरण पूछ रहा है ना वो हमसे, तो त्वरण हमने आपको बताया था क्या होता है, त्वरण होता है A बराबर F अपॉन M, भाई F बराबर M इंटू ए होता है, हमें ये ज्ञात करना है, मतलब त्वरण ज्ञात करना है, तो F अपॉन ए हो जाएगा, और F तो बराबर है, मतलब ए हमें ज्ञात करना है, F की जगह तो F लिख देंगे, लेकिन M की जगह क्या लिख देंगे 3F अपॉन में 20, 20 जाएगा यहाँ पर, तो 20 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि F से तो F कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा भाई, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 20 अपॉन 3, ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्सीलरेट मतलब त्वरण। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 18, 2 बचा 3 × 18, तो 6.6 कुछ आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, त्वरण का मात्रक है और ये त्वरण का परिमाण है। आइए अगला क्वेश्चन, 15 न्यूटन, F बराबर 15 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य करके उसके वेग को क्या कर रहा है, 4 सेकंड में 0 से 12 मीटर पर सेकंड कर देता है, मतलब जब उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, लेकिन V2 कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। कैसे हो गया, जब उसके कार्य करके वस्तु पर कार्य करके उसके वेग को 4 सेकंड में, है ना, वस्तु पर कार्य करके, है ना, कुछ वर्क करके क्या किया, वेग को 4
12 मीटर पर सेकंड कर देता है। वस्तु का द्रव्यमान बताना कितना है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या होता है, B1 माइनस सॉरी B माइनस होता है। मतलब कुल मिला के हमारे पास बल दे रखा है, समय दे रखा है, U कितना है, U है 0, क्योंकि जो उसका वेग है ना वो 0 से 12 मीटर पर सेकंड जा रहा है। मतलब B है 12, U है 0। ठीक है, M हमसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है B माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो पहले आप A निकाल लो। A किस प्रकार निकालोगे, B माइनस यू, मतलब 12 में से 0 जाएंगे तो 12 बचे। डेल्टा टी कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा, एक्सीलरेट आ जाएगा, मतलब त्वरण आ जाएगा। अब हमें M ज्ञात करना है, तो M बराबर क्या होता है, F बराबर M इंटू ए। M ज्ञात करना है तो F अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F कितना 15, ए कितना है 3, हम काट। अगला क्वेश्चन है 50 kg का एक लड़का 10 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 5 सेकंड में चढ़ता है। लड़के द्वारा सीढ़ी पर चढ़ने के लिए लगाया गया न्यूनतम बल क्या होगा। लड़के ने कितना कम से कम बल लगाया होगा उस तक पहुंचने में। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। ठीक है, हमें एम दे रखा है 10 मीटर सीढ़ी चढ़ जाता है वो, ये दे रखा है, मतलब हाइट दे रखी है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, न्यूनतम बल, मतलब एफ पूछा गया। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना, जबकि एम दे रखा 50। एक अब ए निकालना नहीं है, ए तो पहले से दे रखा है, कितना देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। एफ कितना आ जाएगा 50 इंटू 10, मतलब 500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वजन 2 किलोग्राम है और वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम है, यदि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमें वजन दे रखा है 2 किलोग्राम और पी दे रखा है 20 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा मतलब मोमेंटम बताना है कितना है। ठीक है, तो कर लीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है के इंटू ई, होती है के इंटू ई होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, के ई होता है, मतलब हमें के ई क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि के इंटू ई मतलब होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का स्क्वायर बट्टे 2m। पी कितना है, संवेग कितना है, संवेग है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 2 m की वैल्यू कितनी है 2, 2 टू जा 4, मतलब 400 अपॉन 4 हो गए काइनेटिक एनर्जी। 404, तो 100 आ गई, कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी, 4, 400 से 4 में काट दिया तो 100 जूल आ गया। अगला क्वेश्चन है 20 kg के एक बक्से को फर्श पर धकेलने के लिए 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। एम का वजन है 20 kg। यदि बक्से का वास्तविक वजन, मतलब बक्से का जो वजन है वेट है वो कितना है
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फर्श द्वारा लगाया गया घर्षण बल, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि घर्षण बल पूछा जा रहा है तो घर्षण बल कैसे निकलता है। तो सबसे पहले घर्षण बल निकालने के लिए हमें टोटल या नेट फोर्स निकालना होगा। नेट फोर्स बराबर होता है, जो फोर्स हमने अप्लाइड किया है ना, अप्लाइड किया है मतलब जो लगाया है, उसमें से माइनस कर देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि नेट फोर्स कैसे ज्ञात करेंगे। एफ बराबर एम इंटू ए होता है। कितना होता है? एफ बराबर एम इंटू ए। तो एम कितना है? एम तो 20 kg है। ए कितना है? ए हम जानते हैं 10 होता है, वैसे 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन 10 मान के चलो तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम इंटू ए। नहीं नहीं नहीं, बस्ती बस्ती का वास्तविक मतलब जो हमारा रियल त्वरण है ना वो 3 है। और 10 अपनी तरफ से मत रखो, 10 तब रखते जब यहाँ दे रखा होता। तो दे रखा है इसने कि 3 मीटर पर सेकंड है। तो कितना आ गया नेट फोर्स? फोर्स ऑफ नेट कितना आ गया? 60 न्यूटन आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अप्लाइड फोर्स ज्ञात करना है। अप्लाइड फोर्स कैसे ज्ञात होगा? अप्लाइड फोर्स इस प्रकार से ज्ञात होगा कि हमें अ, एक मिनट, मान लो मान लो कि हमने 100 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन काम सिर्फ कितने आया? 60 आया। मतलब टोटल फोर्स कितना काम आया? 60 आया। लगाया तो 100 का था। ठीक है, लगाया तो 100 का था लेकिन 60 काम आया। तो कितना बचा? 100 में से 60 जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 फोर्स किसका बचा? फ्रिक्शन का बता। किसका बचा? फ्रिक्शन का बचा। तो कितना हो जाए? 40 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ अब 100 में से कोई नहीं है उसमें। ठीक है, अब निकाल लोगे फ्रिक्शन, मतलब टोटल जो है उसमें से हमने घटा दिया। मान के चलो कि तुमने 100 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है, कितने का बल लगाया? 100 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन इसमें जो है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन जो है क्या हुआ? एरी हो गई है। ये 40 न्यूटन का बल लगाया। तो आयु जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है? जड़त्व का नियम मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, या प्रथम नियम द्रव्यमान पर, या तृतीय नियम संवेग पर। ठीक है, अच्छा था प्रश्न ये। तो आप दे सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है, या प्रथम नियम द्रव्यमान पर है, या द्वितीय नियम, या सॉरी तृतीय नियम संवेग पर है। तो देखो जो जड़त्व है ना, जड़त्व मतलब इनर्सिया है, वो किस पर काम करती है? इनर्सिया वो करती है लॉ का नियम, वो है आपका प्रथम नियम। मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू लॉ ऑफ हेंजेल। ठीक है, तो आ गया इसका कितना आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्रथम नियम उसका जड़त्व के नियम पर क्या है? आधारित है। एक स्थिर 1200 kg एम दे रखा है, 1200 kg का द्रव्यमान एक नियता सेकंड में
वेग प्राप्त करता है, मतलब पहले 5 था, अब कितना है 15 मीटर पर सेकंड। कितना 15 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार पर आरोपित बल की गणना कितनी है। क्वेश्चन बहुत लेंथी है लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं जिसमें आप करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है m की वैल्यू 1200 kg, लेकिन प्रारंभिक वेग वो कितना है, प्रारंभिक वेग मान लो 0 है। कितना 0, क्योंकि कार जो है शुरुआत में कैसी स्थिर है, स्थिर है मतलब रुकी हुई है। तो u1 मान लो, u1 v मत लिखो, u लिखो, क्या लिखो u। तो u दे रखा है कितना 0, v कितना है 5 सेकंड में कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। t कितना है -15, सॉरी -5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड आ गया समय। अब त्वरण की गणना करनी है सबसे पहले, तभी तो हम बल निकालेंगे भाई। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम दे रखा है, ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करने से पहले हमें क्या, सॉरी एफ ज्ञात करना है। एफ ज्ञात करने से पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ा। ए क्या होता है बी माइनस यू अपन डेल्टा टी। बी कितना है 15 माइनस 0 तो 15 हो जाएगा। डेल्टा टी कितना है 5, 3 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा बल आ जाएगा। कितना आ जाएगा बल 1200 किलोग्राम का एक कार है और त्वरण है उसकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3600 न्यूटन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600। क्या, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है द्रव्यमान, मतलब m की वैल्यू दे रखी है 5 kg। ए दे रखा है मतलब प्रारंभिक वेग, मतलब u दे रखा है। कितना है u है 10 मीटर पर सेकंड। और विरोधी बल मतलब अपोजिंग फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। वस्तु को पूरी तरह रुकने में कितना समय लगा, टी की वैल्यू पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि टी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए इंटू टी। टी हमारे पास है, u हमारे पास है, ए ज्ञात करना। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है आपका एफ अपॉन एम। एफ कितना है 20, एम कितना है 5, ए कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप निकाल लोगे बी कितना है, बी है हाँ, बी हमसे पूछ रहा है, नहीं बी ज्ञात करेंगे, क्योंकि बी ज्ञात करेंगे तो यू प्रारंभिक वेग कितना है 10। ठीक है, ए हमारा कितना निकल गया 4। टी कितना है, टी दे रखा होगा इसमें, अच्छा टी पूछ रहा है हमसे, टी हमसे पूछ रहा है। तो प्रारंभिक वेग इसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड से, अंतिम वेग नहीं दे रखा तो इसको 0 मान लो। तो टी बराबर कितना आ गया, एक मिनट, टी, हाँ तो 10 इधर जाएगा तो 10/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा।
और जो 4 है ना, ये 4 जो आया वो माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई हम जानते हैं b बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, u कितना है? प्रारंभिक वेग 10 है, प्लस ए इंटू टी, मतलब जो ए है ना वो कितना आएगा? वो माइनस के 4 आएगा, क्योंकि विरोधी बल बोला है इसने, तो ये माइनस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के 10 और माइनस के 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2.5 आ जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया सीधे बल किसके समानुपाती होता है? दूसरा नियम क्या होता है? किसके समानुपाती होता है? संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। 40 किलोग्राम, मतलब m की वैल्यू दे रखा है 40, और पिस्तौल का द्रव्यमान दे रखा है 40, सॉरी किलोग्राम नहीं ग्राम है। पहली बात तो पिस्तौल का वेग पूछ रहा है, मतलब कैपिटल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है? m कितना है? m है 3 किलो। कैपिटल भी पूछा जा रहा है हमको। स्मॉल m कितना दे रखा है? स्मॉल m दे रखा है 40 ग्राम। स्मॉल v कितना दे रखा है? 150 मीटर पर सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग, मतलब कैपिटल बी ज्ञात करना है। तो m इंटू वी बराबर होता है माइनस के m इंटू वी। m कितना है? m है 3, v कितना है? v है इसका, v हमसे पूछा जा रहा है माइनस स्मॉल m कितना है? स्मॉल m है 40 ग्राम। इसको हम चेंज करेंगे 1 किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा, इंटू v कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 3v बराबर हो जाएगा 15 चौक 60, 600 बट्टे, तो हो जाएगा 3v बराबर 6। v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, मतलब 2 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस है ना, तो माइनस आएगा, -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इंटू वी बराबर माइनस की M इंटू वी, माइनस चलता है तो माइनस आएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक 0.2 किलोग्राम की क्रिकेट गेंद, 0.2 किलोग्राम की क्रिकेट गेंद 25 मीटर पर सेकंड की गति से या वेग एक खिलाड़ी से 0.1 सेकंड में रोक देता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल बताओ कितना है? तो आप बताओ, F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन हमें देख के क्या रखा है? हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 0.2 किलोग्राम का द्रव्यमान क्रिकेट का, जो गेंद का द्रव्यमान है वो, और 25 मीटर पर सेकंड की क्या है? उसकी चाल है गेंद की। 0.1 सेकंड में वह खिलाड़ी पकड़ लेता है, तो बताओ बल कितना लगेगा? F पूछ रहा है, तो F बराबर M इंटू ए। हमें A पता नहीं है, तो A कैसे ज्ञात करेंगे? A ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या होता है? A V माइनस यू अपन टी होता है कि नहीं होता है? मतलब उसकी जो प्रारंभिक, सॉरी अंतिम जो चाल है, अंतिम जो चाल है गेंद की, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गेंद तो उसके हाथ में आ गई, लेकिन उससे पहले जब गेंद उसके हाथ में नहीं थी, तब वो किस चाल से आ रही थी? 25 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। कितने सेकंड में उसने पकड़ लिया? 0.1 में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आ गई -250 मीटर पर सेकंड आ गई। ये क्या है? ये है त्वरण, मतलब
एक्सीलरेट की वैल्यू आ गई -250 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है एफ बराबर होता है एम इंटू ए। तो एम कितना है, एम है 0.2। ए कितना है, ए है -250। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, -50 न्यूटन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 50 - न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बल्कि दिशा विपरीत है क्योंकि विरोधी वाला उसको कैच कर रहा है, पकड़ लिया उसने। एक भारी ट्रक एक हल्की कार, दोनों का संवेग या मोमेंटम समान है। यदि दोनों समान मंदक बल रीस्टार्टिंग फोर्स लगाया जाए तो विराम अवस्था में आने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगा। ऑप्शन में है भारी ट्रक अधिक दूरी तय करेगा, या हल्की कार अधिक दूरी तय करेगा, या दोनों समान दूरी तय करेंगे, या फिर उनमें से केवल वेग पर निर्भर करेगा। तो देखो ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका जो होना चाहिए, एक भारी ट्रक एक हल्की कार, दोनों का संवेग क्या समान है। संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लो भारी ट्रक का द्रव्यमान m है और हल्की कार का द्रव्यमान स्मॉल m है, मतलब ये m बड़ा है। और यहाँ दोनों संवेग क्या बोल रहा है, P1 बराबर P2 बराबर दे रखा है ना। मतलब जो ट्रक का फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कार के फोर्स के बराबर हो जाएगा ना। तो के मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, P²/2m, मतलब उसका द्रव्यमान। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब हल्की कार की गतिज ऊर्जा ट्रक से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वो हल्की है ना। तो क्या होगी, हल्की कार अधिक दूरी तय करेगी। क्या आएगा, हल्की कार अधिक दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 kg की एक वस्तु विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक, u कितनी है 0, v कितनी है, अच्छा 1 मिनट। इसने बोला है कि 3 kg मतलब m की वैल्यू दे रखी है 3 kg। वस्तु विराम अवस्था से शुरू होकर 4 सेकंड में 32 मीटर की दूरी जो है तय करती है। मतलब एस की वैल्यू दे रखी है। वस्तु पर कार्य करने वाला नियत बल कितना होगा, एफ पूछा जा रहा है। तो हमने सभी वैल्यू को लिख लिया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान है 4 सेकंड में और कितनी दूरी तय कर रहा है, उस पर नियत बल कितना लग रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं एस दे रखा, तो एस बराबर क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस कितना 32 बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा क्योंकि प्रारंभिक वेग से शुरू हो रहा है। और टी कितना है 4, तो 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा हाफ। ए कितना है, ए हमें ज्ञात करना है, टी कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको हमने काट दिया 4 बार, तो 32 बराबर आ गया 0 हो जाएगा। ये तो 32 बराबर हो गया a इंटू 4 मतलब 4a हो गया, 8 चौक 32, मतलब a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई a की वैल्यू, 1 मिनट, ये 4 है, 8 आएगा, ये 8 आएगा, 8 चौक 32। 1 मिनट इसको सही कर लो। यहाँ कितना 16 और 16 कटेगा 8 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमें f ज्ञात करना है। f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है m इंटू ए, एफ बराबर होता है m इंटू ए। m कितना है, m है इसमें 3 kg, a कितना है 4, f कितना लगेगा 12
न्यूटन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी 500 न्यूटन, एफ है 500 न्यूटन। पिंड पर 0 टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.02 सेकंड। पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन बताइए क्या होगा। तो हमने बताया था क्या होता है, डेल्टा एफ समानुपात होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें दे रखा है आरोपित बल, मतलब उस पर बल जो लगाया है वो 500 न्यूटन का लगाया है। मतलब क्या हो जाएगा, हमसे डेल्टा पी पूछ रहा है तो बल है 500, ठीक है, और पी हमसे पूछ रहा है टी कितना है 0.02 सेकेंड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, यस 1 मिनट को 500 इंटू 0.02 अपॉन 00 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, संवेग 10 आ जाएगा, 10 केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग का जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो डेल्टा भी मतलब संवेग में परिवर्तन की दर कितनी आ जाएगी 10 केजी मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में मदद करता है वह किसके द्वारा लगाया गया जाता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब घोड़ा गाड़ी को आगे खींचने का प्रयास करता है, जब घोड़ा गाड़ी को आगे खींचने का प्रयास करता है तो वे अपने पिछले पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलता है। ढकेलता नहीं ढकेलता है, हम भी तो ऐसे ही चलते हैं, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन फोर्स हो रहा है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम मतलब प्रत्येक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। मतलब पृथ्वी भी घोड़े के पैरों पर आगे की ओर एक समान बल लगाती है। मतलब आगे बढ़ने का कारण क्या हो गया, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाया गया यही प्रतिक्रिया बल घोड़े को क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 केजी 3 केजी के दो ब्लॉक एक घर्षण सहित मेज पर एक दूसरे से के संपर्क में रखे हैं। यदि 2 केजी वाले ब्लॉक पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है तो दोनों ब्लॉकों के बीच का संपर्क बल बताइए कितना होगा। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हमसे पूछा जा रहा है। मतलब M1 कितना दे रखा है, M1 दे रखा है 2 केजी, M2 कितना दे रखा है 3 केजी। ठीक है, दे रखा है ना। ओके, कुल लगाया गया क्षैतिज बल हमसे कितना जाएगा, कुल लगाया गया क्षैतिज बल इसमें दे रखा है 10 न्यूटन, मतलब F दे रखा है 10 न्यूटन करना है। तो F बराबर क्या होता है M इंटू ए होता है, और M क्या है M1 और M2 टोटल M। तो F बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए। तो F कितना है 10 न्यूटन, M1 प्लस M2 मतलब 2 3 5, तो त्वरण आ गया कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, त्वरण। तो अब क्या करना है, हमें संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। मतलब F बराबर क्या होता है M इंटू ए होता है। तो दूसरे वाले पर दोनों ब्लॉकों के बीच, ठीक है, दोनों ब्लॉकों के बीच मतलब 3 केजी के दो ब्लॉक के घर्षण सहित मेज पर एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। तो M2 कितना है 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। M दे रखा है 60 केजी। व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा, जी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखो कि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है 60 केजी, लिफ्ट किस ओर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप गति कर रही है तो व्यक्ति आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है, क्योंकि आर क्या होता है, आर होता है एम जी प्लस ए।
मेरा कहने का मतलब है कि करती है तो व्यक्ति का जो आभासी भार है ना, उसके वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है। इसका सूत्र इस प्रकार से आता है, R बराबर एम जी प्लस ए। तो R क्या है, R ही तो हमें ज्ञात करना है, मतलब इसका क्या ज्ञात करना है हमें, अपेरेंट वेट, मतलब आभासी भार हमें ज्ञात करना है। तो M कितना है, M है 60, G कितना है 10, त्वरण कितना है 2, तो 12 12 छक्के 72, कितना हो जाएगा 720 न्यूटन इसका आभासी भार, मतलब इसका जो आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आभासी भार आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 720 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, आर बराबर एम जी प्लस ए, द्वितीय त्वरण और जिस त्वरण से वो ऊपर जा रहा है, तो दोनों का योग इनटू उसका भार, तो क्या निकल के आ जाएगा आभासी भार। क्योंकि आभासी भार क्या होता है, वास्तविक भार से अधिक होता है जब त्वरण से ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड त्वरण है ना, तो त्वरण से वो जब ऊपर जा रहा है तो आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। मतलब वास्तविक भार कितना है, वास्तविक भार तो उसका त्वरण का कितना है 10, लेकिन कितना हो रहा है 12 हो रहा है, क्योंकि उसका जो त्वरण है ना वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 की बात हो रहा है 720 न्यूटन आभासी भार। एक रॉकेट 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, मतलब जो वेग दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड रॉकेट का, ईंधन की गैस छोड़ रहा है। यदि रॉकेट पर 1000 न्यूटन का प्रणोद बल, मतलब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो ईंधन के जलने की दर बताओ क्या होगी, रेट ऑफ। तो जब पूछा जाता है ना रेट फ्यूल, मतलब रेट ऑफ फ्यूल पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डी एम अपॉन डी टी, मतलब डी एम क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा आपका, एक मिनट, रॉकेट द्वारा जो थ्रस्ट का जो सूत्र होता है, रॉकेट थ्रस्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ बराबर बी इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो डी एम अपॉन डी टी क्या होगा, ईंधन के जलने की दर होगी, है ना। तो डी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन बी हो जाएगा। एफ हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, डी एम अपॉन डी टी निकालना है। तो एफ कितना है 1000 और बी कितना है 500, तो 2 आ जाएगा। डी एम अपॉन डी टी मतलब ईंधन की दर की जलने की कितनी आ जाएगी, 2 किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, दोनों को आप याद कर लेना। एक हल्की घिरनी से होकर गुजरने वाली रस्सी दोनों सिरों से 3 केजी 5 केजी के दो द्रव्यमान लटके हुए हैं, इस प्रकार इस प्रणाली का जो त्वरण है वो क्या होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, M1 दे रखा है 3 केजी, M2 दे रखा है कितना 5 केजी, और पूछा जा रहा हमसे कि त्वरण मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब जी बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब वो गिरनी प्रणाली के त्वरण का जो सूत्र होता है, गिरनी प्रणाली के त्वरण का जो सूत्र होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका ए इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। ये फॉर्मूला है, आप इसको फाइंड आउट कर लेना, याद करके रख लेना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है त्वरण, तो ए की वैल्यू पूछी है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 मतलब 5 में से 3 गए 2, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कर दो 20 बट्टे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बट्टे 8 आ जाएगी, मतलब 8 दूनी 16 है ना, 8 पन 40, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इस घटना की
न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करती है? गति के द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, गति का ये पहला नियम था जो हमने शुरू में किया था, यही है ना, ये वाला गति का पहला ही नियम ही तो था कि रुकी हुई बस अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जड़त्व का नियम। इसको ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और इस घटना को न्यूटन का फर्स्ट, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम या गति का जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी कालीन मतलब कारपेट को छड़ी से पीटने पर धूल के कण बाहर निकलते हैं, तो इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? धूल के कणों का विराम का जड़त्व, छड़ी द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल, धूल के कणों का गति जड़त्व या फिर कालीन का द्रव्यमान कम हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, धूल के कणों का विराम का जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब इस बात में ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में जब कालीन और उसमें फंसे धूल के कण दोनों कैसे थे? विराम अवस्था में थे। और छड़ी से पीटने पर जब कालीन को छड़ी से पीटा जा रहा है तो कालीन अचानक किस में आ गई? गति की अवस्था में आ गई, स्टेट ऑफ मोशन में आ गई। उससे हुआ क्या? न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार धूल के कण अपने विराम के जड़त्व के कारण अपनी पुरानी स्थिति में ही रहने का प्रयास करते हैं, और कालीन के हटने और धूल के कणों की अपनी जगह पर बने रहने के कारण वे कालीन से अलग होकर बाहर निकल जाते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो ये था आपका धूल के कणों का विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। वह ऐसा क्यों करता है? बल के मान को बढ़ाने के लिए, संवेग परिवर्तन के समय को बढ़ाने के लिए जिस पर चोट कम लगे, या गेंद के द्रव्यमान को कम करने के लिए, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को लागू करने के लिए। तो देखो 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि संवेग परिवर्तन के समय को बढ़ाने के लिए, जिससे चोट कम लगे, इसलिए वह क्या करता है? अपने हाथों को पीछे कर लेता है। मतलब न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है? बराबर होता है ना। मतलब हाथ पीछे खींचने का मतलब जो असर है वो, जब खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है तो गेंद का वेग क्या हो जाता है? गेंद का वेग शून्य करने के लिए समय के अंतर को बढ़ाना पड़ता है। तो समय के अंतर को बढ़ा देता है हाथ पीछे करके। तो क्या होता है? समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? समय बढ़ेगा, है ना, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो विरोधी बल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, विरोधी बल क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ पा रही होगी मेरी बात। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर लगता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल किस प्रकार कार्य करता है? दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, दोनों बल अलग अलग वस्तु पर लेकिन अलग अलग समय पर कार्य करते हैं, दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर कार्य करते हैं, या क्रिया बल पहले कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल बाद में? ऑप्शन है दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर कार्य करते हैं। टाइम एक ही है लेकिन उसका द्रव्यमान अलग होगा, उसका वेग अलग होगा, उसका द्रव्यमान अलग होगा, उसका वेग अलग होगा, मतलब गोली और बंदूक का। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप बात को। दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर लगता है। तैरते समय कोई व्यक्ति पानी को पीछे की ओर ढकेलता है जिससे वह आगे बढ़ता है, और ये गति के किस नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण है? प्रथम, सेकंड, तृतीय या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तृतीय नियम हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब तैरने की प्रक्रिया में न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तैरता है तो वह अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, और ये व्यक्ति द्वारा पानी पर लगाया गया क्या होता है? क्रिया बल होता है। और प्रतिक्रिया में क्या होता है? प्रतिक्रिया में वह आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होता है? तैरने वाला व्यक्ति पानी में आसानी से आगे की ओर बढ़ने लगता है।
संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? ये एक अदिश राशि है और इसकी दिशा वेग विपरीत होती है। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। ये वस्तु के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर नहीं। संवेग की एसआई मात्रक न्यूटन होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा पर क्या होती है? वेग की दिशा में ही होती है। जहां वेग होगी वहीं उसकी दिशा होगी। किसकी? संवेग की। जब एक भारी पिंड एक हल्का पिंड दोनों एक ही ऊंचाई से निर्वात में गिराए जाते हैं तो दोनों जमीन पर एक पर लगने वाला गुरुत्व त्वरण उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर भारी पिंड पर हवा का प्रतिरोध जो है कम लगता है, या फिर दोनों का संवेग समान है। ठीक है, तो मतलब ये बताना है कि ऑप्शन में कौन सा सही है। मतलब एक हल्की वस्तु एक भारी वस्तु है, दोनों को गिराया जा रहा है समान समय पर, लेकिन दोनों बराबर जो है एक साथ पहुंचते हैं। तो होता क्या है इसमें, दोनों पर लगने वाला जो गुरुत्व त्वरण है, मतलब जो जी है, उनकी जी तो सेम है, लेकिन उनके द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई भारी। रॉकेट और जेट विमान की गति मुख्य रूप से विज्ञान के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, या फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। गैलीलियो के प्रयासों के आधार पर न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया। गैलीलियो के प्रयोग के आधार पर न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया। गैलीलियो के अनुसार यदि किसी झुके हुए तल या इंक्लाइंड प्लेन पर घर्षण पूरी तरह शून्य हो तो गेंद कुछ दूर तक जाकर रुक जाएगी, या हमेशा नियत वेग में अनंत काल तक चलती रहेगी, या उसका त्वरण लगातार बढ़ता रहेगा, या फिर वह तुरंत विराम अवस्था में आ जाएगी। तो ये चार ऑप्शन है। तो ये बताना है कि गैलीलियो के प्रयोग के आधार पर न्यूटन के गति का प्रथम नियम दिया था, लेकिन गैलीलियो के अनुसार यदि किसी झुके हुए तल या इंक्लाइंड प्लेन पर घर्षण पूरी तरह शून्य हो जाती है तो गेंद क्या होता है? गेंद कुछ दूर तक रुक जाती है, या फिर हमेशा नियत वेग पर चलती रहती है, या फिर उनका त्वरण लगातार बढ़ता रहता है, या फिर वे तुरंत विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो ये बताया गया है कि हमेशा नियत वेग से अनंत काल तक चलती रहती है, जब वह क्या होती है? घर्षण पूरी तरह शून्य हो जाता है। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर घर्षण पूरी तरह शून्य हो जाता है तो गेंद हमेशा नियत वेग से अनंत काल तक चलती ही रहेगी। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें किस भौतिक राशि या परिभाषा या सटीक माप प्राप्त होता है? ऊर्जा का, बल का, दाब का, या फिर? तो हमने आपको बताया था F बराबर एम ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। घर्षण बल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह असत्य है? घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है? घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा सर्पिल घर्षण मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। या फिर घर्षण बल संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, या घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय ऊष्मा के रूप में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान है वो हमेशा क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य, बाकी सब बात सत्य है। ठीक है, जब हम मिट्टी के घड़े या कांच के बर्तनों को पैक करते हैं तो उनके बीच पुआल मतलब स्ट्रॉ या थर्माकोल रखा जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से ऐसा क्यों किया जाता है? बर्तनों का द्रव्यमान बढ़ाने के लिए, या फिर झटके या टक्कर के समय संवेग परिवर्तन के समय को बढ़ाने के लिए ताकि बल कम लगे, या फिर बर्तनों के बीच घर्षण बल को शून्य करने के लिए, या फिर बर्तनों के जड़त्व को पूरी तरह समाप्त करने के लिए। चार ऑप्शन है जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि झटके या टक्कर के समय संवेग परिवर्तन के समय क्या हो? उस पर बल कम लगे, इसलिए थर्माकोल लगाया जाता है। एक ही दिशा और समान वेग से आ रही एक टेनिस बॉल एक ही दिशा और एक समान वेग से आ रही एक टेनिस बॉल एक क्रिकेट बॉल को रोकना अधिक कठिन होता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? मतलब क्रिकेट बॉल को अधिक रोकना अधिक कठिन होता है, लेकिन टेनिस बॉल को रोकना इतना कठिन नहीं होता। क्यों? कारण बताओ।
टेनिस बॉल का जड़त्व अधिक होता है या दोनों का संवेग समान होता है, या क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका संवेग जो अधिक होता है, या फिर क्रिकेट बॉल पर हवा का प्रतिरोध कम लगता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान अधिक होता है जिस कारण उसका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि संवेग किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बल के संबंध में कौन सा बिंदु सही है? वे एक दूसरे को संतुलित करके शून्य बल बना सकते हैं क्योंकि वे विपरीत दिशा में होते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को संतुलित नहीं कर सकते क्योंकि वे हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अच्छा, प्रतिक्रिया बल क्रिया बल के उत्पन्न होने के कुछ सेकंड बाद कार्य करता है। क्रिया बल का परिमाण हमेशा प्रतिक्रिया बल से अधिक होता है। तो इनमें से कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर लगता है। ठीक है, एक दूसरे को संतुलित नहीं कर सकते क्योंकि वे हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका आप ऑप्शन जो भी है वो मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति पर चिकनी बर्फ की सतह पर खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति एक चिकनी बर्फ की सतह पर खड़ा है और ये बिना किसी भारी सहारे के आगे बढ़ना चाहता है, तो न्यूटन के नियमों के अनुसार कैसे आगे बढ़ सकता है? मतलब बर्फ पर जोर से कूदकर, या फिर हवा को पीछे की ओर फूंककर, या फिर बर्फ पर लेटकर या रेंगकर, या फिर किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा हवा को पीछे की ओर फूंककर, मतलब एक्सहेलिंग एयर फोर्सफुली फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, चिकनी बर्फ की सतह पर घर्षण लगभग शून्य होता है। घर्षण क्या होता है भाई, चिकनी है तो घर्षण तो होगा नहीं, जीरो होगा। बिना घर्षण के व्यक्ति ना तो सामान्य रूप से चल सकता है, ना ही कूद सकता है, ना ही लेट सकता है। तीनों कंडीशन तो हो नहीं रही है। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना बाहरी सहारे या बिना घर्षण के गति करना चाहता है तो वह स्वयं किसी वस्तु पर क्रिया बल लगाना होगा। मतलब जब व्यक्ति अपने मुंह से हवा को बहुत तेजी से पीछे की ओर फूंकता है या एक्शन करता है तो हवा का झोंका व्यक्ति पर विपरीत दिशा में यानी आगे की ओर प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आप आंसर मुझे या मैं आपको बता देता हूँ। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि अभिकेंद्रीय बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सेंट्रीपेटल फोर्स के संबंध में ये बल हमेशा केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु के वेग के परिमाण को लगातार बदलता है। ये बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, केवल गति की दिशा को बदलता है। इस बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य हमेशा अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। सेंट्रीपेटल का मतलब ही हो गया कि केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, केवल गति की दिशा को बदलता है। किसकी दिशा को बदलता है? गति की दिशा को। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स किसे कहा जाता है? जो बाहरी बल के साथ अपना मान को और दिशा को खुद बदल लेता है। गतिज घर्षण या स्थैतिक घर्षण या लौटने घर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो बाहरी बल के साथ अपना मान क्या करे, दिशा खुद भी बदल ले। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका हो जाएगा स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टैटिक या मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स घर्षण को एक स्व समायोजक बल कहा जाता है, क्योंकि जब किसी स्थिर वस्तु पर कोई भारी बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो वस्तु स्थिर रखने के लिए क्या होता है, स्टैटिक घर्षण बल भी अपने आप उस परिणाम में बढ़ जाता है और उसी दिशा में हमेशा लगाए बल पर क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है। भाई ट्रेन चल रही है और वो बाहर कूदने का प्रयास कर रहा है, तो वह गिरने से बचने के लिए ट्रेन की दिशा में कुछ दूर दौड़ता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, या गति का जड़त्व, या संवेग का संरक्षण का नियम। मतलब चलती हुई ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है, कूद गया तो वह गिरने से बचने के लिए ट्रेन की दिशा में कुछ दूर दौड़ता है। ठीक है, कुछ दूर दौड़ता है, तो ये किसका उदाहरण है?
तो ये उदाहरण है आपका ऑप्शन ए बी सी में से या डी में से क्या हो जाएगा? नहीं, गति का जड़त्व हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चलती हुई बस है भाई, पहले वो रुकना चाह रहा था लेकिन अब वो दौड़ रही है, तो क्या होगा, उसकी दिशा में ही कुछ देर दौड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई ट्रेन में होता है तो उसका पूरा शरीर ट्रेन के साथ क्या होता है, गतिमान अवस्था में होता है। और जब कूदता है, जैसे ही वह बाहर जमीन पर कूदता है तो उसके पैर जमीन के संपर्क में आते ही तुरंत विराम अवस्था में आ जाते हैं। तो गति का जड़ तो नियम यही कहता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, कि उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो गति के जड़त्व के कारण ट्रेन की गति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यदि व्यक्ति कूदते ही तुरंत रुकने की कोशिश करेगा तो वह मुंह के बल आगे की ओर गिर जाएगा, इसलिए गिरने से बचने के लिए वह ट्रेन की दिशा में ही कुछ देर दौड़ता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, जो कि गैलीलियो ने दिया था। गति का कौन सा नियम बल को केवल गुणात्मक परिभाषा या क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता, ना कि उसका परिमाण? प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है या उपयुक्त सभी नियम बल का परिमाण देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गति का कौन सा नियम बल की केवल गुणात्मक परिभाषा देता है, ना कि उसका परिमाण? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम नियम हो जाएगा, मतलब जड़त्व का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा। ठीक है, जो कि उसका क्या करता है, उसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, मतलब गुणात्मक परिभाषा देता है, ना कि कोई एक परिमाण देता है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। हमने ए टू जेड एक्सप्लेन कर लिया है गति एवं उसके नियम। यदि क्लास आपको समझ में आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारी पिछली क्लास थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने, जल्द ही हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, जो कि आधार होगा उसका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।